फ्रेंड्स, कक्षा 10 के NCERT विज्ञान के अध्याय 1 चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये है आपका चैप्टर। आप इसमें पढ़ने वाले हैं जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं एवं उसके जो समीकरण हैं उसके बारे में हम लोग इस अध्याय में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे पहले कि इसमें कुछ प्रश्न पूछा गया है, पहले इसको ध्यान देते हैं। कह रहा है गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। आप जानते हैं कि दूध को खुला छोड़ दिया जाएगा तो दूध से दही में परिवर्तन होना, यह भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला बात है लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तब क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में लोहा में जंग लग जाएगा, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन हो जाता है तो अंगूर जो किण्वन में परिवर्तित हो गया वह भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। खाना जो खाते हैं हम, उससे पहले हम उसे पकाते हैं, वह भी क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका उत्तर है, हम कह सकते हैं या हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देना, दूध को खुला छोड़ देना क्या कहलाएंगे, यह एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत ही दूध से दही में जमा। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन। यानी किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन होता है उसके नेचर में, तो क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये है आपका पॉइंट, मैग्नीशियम रिवर का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना, यह क्या कहलाएंगे, तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। एक रिवर लियागा, उसके बाद इसमें आग को लगाएगा तो आग जलेगा ना, तो रिवर को पहले जो अवस्था था उससे बदल करके या उसके गुण में भी बदलाव करेगा, जिसके वजह से हम समझेंगे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है कह रहा है कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिवन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया जो है श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण है वायु की उपस्थिति में तथा मैग्नीशियम के बीच में होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ये जो वायु के और मैग्नीशियम के साथ जो अभिक्रिया होता है उसी के बाद जो है क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाता है। एक यहाँ पर दिया गया है, एक शंक्वाकार फ्लक्स या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। यह आपका क्रियाकलाप 1.3 है। यहाँ पर देखते हैं, शॉर्ट में यह समझते हैं, दानेदार जस्ता पर तनु जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया का निर्माण यहाँ पर क्या किया है, दर्शाया गया है, जिसमें एक कॉर्क लिया है ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद कांच की नली है, शंक्वाकार फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स आपको दिख रहा है, उसके बाद इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, उसके बाद इसमें दानेदार जस्ता को डाल दिया, तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है ना विमुक्त होंगे, यानी बाहर निकलने वाले गैस कौन होंगे, हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ देखिए, ऊपर में जो अभिक्रिया बताया था, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया था उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, उसके रंग में परिवर्तन हुआ, गैस के निष्कासन एवं उत्सर्जन में और तापमान में भी परिवर्तन हुआ। तापमान भी इसका बढ़ा या फिर घटा, दोनों कारण हो सकते हैं। अब आप समझिए कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं वह क्या होते हैं। तो जब मैग्नीशियम की उपस्थिति में रिवन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ शॉर्ट में देखिए, तो ये है मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखिए ये मैग्नीशियम होने के साथ साथ
अभिकारक भी है। आप यह बात ध्यान रखेंगे। अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी तत्व क्या कहलाएंगे? अभिकारक। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें भाग ले रहे हैं और भाग लेने के बाद बना है इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही कहलाएंगे आपका उत्पाद। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो बना है वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। और इधर जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये कहलाएंगे अभिकारक। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये जो समीकरण होता है इसमें दो पार्ट होंगे, एक LHS होंगे और दूसरा क्या होंगे? RHS होंगे। ठीक है, LHS में जो है ना अभिकारक होंगे और रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, यह एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक हो जाएगा, रासायनिक समीकरण को लिखना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ तो आप देख लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बराबर, यहाँ पे देखिए टेंस टू लगाया हुआ है तीरा। इसके जो है ना LHS साइड यानी लेफ्ट साइड में, इधर जो लेफ्ट साइड है इधर क्या होगा? अभिकारक होंगे और तीर के इस साइड जो होंगे अभिकारक नहीं उत्पाद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये जो ढांचा है इस प्रकार से लिखा हुआ यही क्या कहलाएंगे? तो रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। अब देखिए महत्व के बारे में जानते हैं कि संतुलित समीकरण का क्या महत्व है। तो इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है क्या कहता है, 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ये कहता है क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। ये पॉइंट कहलाते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, जिसमें किसी भी अभिक्रिया में जो वजन है यानी भार है उसका न तो क्षति होगा और ना ही गेन होगा, बढ़ेगा ना ही घटेगा। अब देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होंगे, यानी इसे हमें क्या कर लेना होगा? बराबर करना होगा। जैसे एक समीकरण है यहाँ पर, जिंक प्लस H2SO4 टेंस टू ZnSO4 प्लस H2। ये जो आप तीर देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको कहलाएंगे टेंस टू कहलाएंगे। ठीक है, तीर के निशान, ये जो तीर के निशान है टेंस टू कहलाएंगे। अब देखिए इसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें और तत्व के परमाणु की संख्या की जो तुलना होता है ना, जैसे यहाँ पर किया गया है, जिंक का LHS में 1 परमाणु है और RHS में भी 1 परमाणु है, हाइड्रोजन 2 परमाणु है और यहाँ भी 2 परमाणु है। इस प्रकार से जो तुलनात्मक जो कार्य होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता रहे हैं नेक्स्ट पेज में। अगला पॉइंट है आपका भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना, किसी भी समीकरण में भौतिक अवस्था को दर्शाना। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे उत्पाद में अगर गैस है तो उसको आप G लिख करके दर्शाएंगे। पहला पॉइंट आप समझ गए। उत्पाद में अगर गैस है तो G लिख के दर्शाएंगे, अगर द्रव्य है तो यहाँ पर L लिख के दर्शाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद देखिए अगर जलीय विलयन है, समझ गए, तो उसे आप AQ यानी एक्वा। उसके बाद आगे देखिए अगर ठोस है तो आप उसे क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है उसी प्रकार से ये पूरा दिया गया है समीकरण में, इसके अवस्था को बताना कि यह अवस्था क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार के हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें आपको देखना होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसमें जो बंधन रहता है उस बंधन के टूटने या फिर अन्य बंधन का निर्माण होने से नए पदार्थ का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। जैसे एक प्रयोग यहाँ दिखाया गया है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। जल के साथ कैल्शियम
ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण। यानी जल के साथ अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनाएगा, बुझे हुए चूना। आप समझ गए। इसमें सबसे नीचे में क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर इसमें पानी डाला है और ये तो आपका एक बीकर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, वही बात जो वहाँ पर लिखा है यही बात बताए हैं। अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलाकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे आप क्या कहोगे, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहोगे। क्या कहोगे, तो संयोजन अभिक्रिया कहोगे। संयोजन का मतलब हो गया अलग अलग दो पदार्थ मिल करके एक बनेगा, उसे क्या कहोगे आप, संयोजन अभिक्रिया कर लोगे। जैसे यहाँ पर हो गया कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, तो यह क्या कहलाएंगे, संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। ठीक यहाँ पर देखिए 2H2O प्लस O2 टेंस टू 2H2O क्या कहलाएंगे, संयोजन। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो अलग अलग है ना, दो अलग अलग है और मिल करके यहाँ पर एक ही बना रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। उसका एक परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक संयोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं यहाँ पर कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहोगे आप, तो उन्हें कहोगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एक समीकरण यहाँ पर आपको दिखाया गया है, CH4 यह गैस है, प्लस H प्लस 2O2 यह भी गैस है। यह दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनाएंगे आपको 2H2O पानी को बनाएंगे और साथ में ऊर्जा को मुक्त करेंगे। तो यह क्या कहलाएंगे, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि क्या आप जानते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। आप देखेंगे कि जब भी आप सांस लेते हैं उसके बाद जब सांस को आप छोड़ते हैं वापस, तो नाक से गर्म हवा आती है, वो ऊष्मा को उत्पन्न किया है, कहीं ना कहीं शरीर क्या किया है, ऊष्मा को उत्पन्न, जिसके वजह से हमें वो हवा जो है गर्म महसूस हुआ है। एक पॉइंट यहाँ देखिए, पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि चावल, ब्रेड इस सब में क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज हमारे शरीर और कोशिकाओं को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में मिलकर हमें ऊर्जा का निर्माण करते हैं, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका देखिएगा सूत्र, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होंगे, आप याद कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिए यह है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है पानी। आगे देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, साग सब्जियों में वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मीय अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे साग सब्जियों हो उसे विघटित यानी सड़ने लगेंगे, आप उसे फेंक दीजिएगा, तो इस अभिक्रिया में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला पॉइंट है आपका वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर एक छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। इससे पहले पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता था कि दो अलग अलग चीज़ मिल करके एक बन जाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक चीज़ टूट करके दो चीज़ों में बदल जाएंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे आप चूना पत्थर भी कहेंगे, और इसे जब गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ में टूट जाएंगे, क्या कहलाएंगे, वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगे।
आगे देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यह अभिक्रिया है कैसी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जैसी वो मतलब कोई अभिक्रिया होंगे जिसे आप कराएंगे जिसमें ऊर्जा की कमी हो जाएगा, यानी गर्मी का कमी होगा, तो क्या कहलाएंगे वो? ऊष्माशोषी। जैसे आप पानी में ग्लूकोज को मिलाइएगा तो थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, पूरे ग्लास को ठंडा कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया या यह अभिक्रिया क्या कहलाएंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। इसमें देखो, कार्य इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को जैसे हटा करके अलग कर देगा तो क्या कहलाएंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगे। यूँ कहे कि कोई पहले से कोई एक जोड़ा है, उस जोड़े के कोई तीसरा व्यक्ति डिस्टर्ब करके अलग कर दे और उस जोड़े में जाकर वो शामिल हो जाए, क्या कहलाएंगे? विस्थापन कहलाएंगे। और विस्थापन द्वि विस्थापन का अर्थ हो गया कि किसी दो तत्व को, दो एलिमेंट को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, हटा देगा। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं, देखिए NaSO4 यहाँ पर देखिए एक साथ आया है ना, तो यहाँ देखिए Na के साथ क्लोरीन आ गया, लेकिन क्लोरीन तो यहाँ पर देखिए बोरियम के साथ था, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ जो है, यहाँ जो बना है दोस्तों, ये जो सोडियम है और ये जो क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन यहाँ पर बोरियम के साथ था, अब यहाँ आ गया सोडियम के साथ। अब इसमें देखिए SO4 यानी सल्फेट Na2 के साथ था ना, तो किसके साथ चला गया वो? तो बोरियम के साथ चला गया। तो ये जो इंटरचेंज हुआ है, यही इंटरचेंज क्या कहलाएंगे? तो आपका द्वि विस्थापन कहलाएंगे। आप देखिए कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्वि विस्थापन कहते हैं। आयनों का यानी किसी पर प्लस चार्ज होगा और किसी पर माइनस चार्ज होगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों? जैसे कि यहाँ पर समझिए, इस पर क्या चार्ज है? तो इस पर चार्ज है +2 का और इस पर चार्ज है -2 का। इसका जब आदान प्रदान होगा तो क्या कहलाएंगे? द्वि विस्थापन कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपचयन एवं उपचयन, यही एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका। अब इसमें देखते हैं कि अपचयन या उपचयन होता क्या है। पहले देखिए, यहाँ कह रहा है किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा क्या कहलाएंगे? अपचयन कहलाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। ये दोनों पॉइंट बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद ये दोनों प्रक्रिया जब एक साथ साथ होंगे तब इसे उपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास भी होता हो और किसी एक तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि भी होता हो, तो ऐसे दोनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर एक समीकरण दे करके समझाया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है क्या? संक्षारण क्या हो रहा है? संक्षारण का अर्थ हो गया मेनली जंग का लगना। जैसे लोहे पर जंग लगता है तो उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, क्या कहलाएंगे? जंग लगना। और यही जंग लगना जो है क्या कहलाते हैं? संक्षारण कहलाते हैं। और चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। आप याद रखेंगे, चांदी का संक्षारण होता है तो चांदी काला होने लगता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, लोग पैरों में पहनते हैं पायल को, वो पायल धीरे धीरे काला होने लगता है, तो इसका मतलब वह संक्षारण हो रहा है। किसकी उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और तांबे के बर्तन में देखिएगा तो उसके ऊपर हरे रंग का परत चढ़ जाता है, क्या कहलाएंगे वो? संक्षारण, यानी जंग लगना, वो खराब हो रहा है।
आगे देखते हैं विकृत गंधिता, मतलब वसायुक्त जितने अथवा तेलीय सामग्री लंबे समय तक रखा जा सकता है। आपने घरों में देखे होंगे जब अचार बनाते हैं तो उसे तेलों में डुबो कर रखा जाता है ताकि वो सालों साल लंबे समय तक चले और वो खराब नहीं होता है। लेकिन खाना जैसे भोजन हो गया, सब्जी हो गया, ये कुछ ही दिनों में यानी आज के बाद कल ही इसमें क्या होने लगता है, तो विकृत गंध निकलने लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब वह अपचयित हो गया। क्या हो गया? अपचयित, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो उसे दुर्गंध में बदल दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति धीमी हो जाती है। तो हम लोग लंबे समय तक कोई भोजन रखते हैं तो उसे कंप्लीट बंद बर्तन में रखते हैं जिससे वो खराब नहीं हो। आपने चिप्स तो खाया होगा जो पैकेट में बंद आता है और उसमें थोड़ा सा ही चिप्स रहता है और बाकी उसमें गैस भरा जाता है, तो वो ऑक्सीजन को हटा करके, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। और नाइट्रोजन गैस जो है ना कम सक्रिय गैस होता है और उस जो भोजन हो है उसमें खाने पीने वाला जो पदार्थ है उसको लंबे समय तक क्या करते हैं, अच्छा करके रखते हैं। चलिए अंत में एक बार देखते हैं कि इस पूरे अध्याय में हम लोग क्या सब सीखे हैं, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। एक पॉइंट ये हो गया। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, समीकरण का संतुलन होना समझा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाएंगे, संयोजन। उसके बाद है अगला पॉइंट वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है, यानी इसमें वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है। अगला है जिन अभिकारक में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहलाएगा, तो द्विविस्थापन कहलाएंगे। और आयन दो प्रकार के होंगे, एक धनायन होंगे और दूसरा ऋणायन होंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, मतलब अवक्षेपण, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण पाया जाएगा उसमें अविलेय लवण यानी वैसा लवण होगा जिसमें वो पदार्थ अवक्षेपण में जो भी मिला होगा वो उसमें मिलेगा नहीं, अलग ही रहेगा। अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। तो ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीजन का उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन योग का अपचयन कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया इस चैप्टर का अंतिम। और इस वीडियो के माध्यम से आज हमने एक ही क्लास में पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट और बिंदु को हमने चर्चा कर लिए हैं। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को, इस क्लास को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।